आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम ना शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम BRS के नाम से जानेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे BRS। अब इसका हमारे रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और साथ के साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, उस दोनों की मैं बात करूंगा आपसे। अगर मैं रियल लाइफ की बताऊं तो कहीं पे भी आप अकाउंटिंग कर लो, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वहां बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है और हर एक अकाउंटेंट को बनाना पड़ता है। तो यानी अगर आप अकाउंट फील्ड में आगे जाके जॉब करोगे, ऑब्वियस है कि कॉमर्स लिया है तो आगे जाके अकाउंटिंग फील्ड में कहीं ना कहीं जॉब करोगे, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स में कहीं पे लगते हो प्रोफेशनल, चाहे आप किसी CWA CS या XYZ MBA अकाउंटेंट की फील्ड में जाओगे, यानी कॉमर्स के फील्ड में रहोगे, तो आपको इससे बच नहीं सकते, आपको ये सीखना ही सीखना पड़ेगा। तो रियल लाइफ के अंदर मेरे से पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है BRS। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, एग्जाम के अंदर कितना पॉइंट आएगा, कितने नंबर का आएगा। एग्जाम में आपके ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 16 मार्क्स में कैसे रिकॉर्ड करता हूं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मिला के। फर्स्ट टर्म में भी ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और फाइनल टर्म जिसे मैं सेकंड टर्म बोल रहा हूं उसमें भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, थर्ड पॉइंट, इसका क्वेश्चन कैसा होगा, कितना लेंथी होगा, बस 8 पॉइंट होंगे। सबसे कम टाइम और सबसे ज्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा। 8 नंबर का फर्स्ट टर्म में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपके क्वेश्चन पेपर में। 8 नंबर का सिर्फ एक अकेला ये क्वेश्चन होगा, और सबसे कम टाइम लगेगा इसको सीखने में। इसको सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं आनी चाहिए, मैं उस पर भी बात करूंगा। हमें कैश बुक की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और BRS तो हम सीखेंगे, और पासबुक हमें पता होना चाहिए। आई होप कि सबने पासबुक अपने घर में देखा हुआ है, चाहे आपका स्टूडेंट अकाउंट हो, वेदर आपके पेरेंट्स का अकाउंट है, पासबुक आपने देखा है। कैश बुक, जिसने कैश बुक कर रखा है उसको तो पता ही है कि कैश बुक क्या है, लेकिन जिसने कैश बुक किया ही नहीं उसको कैश बुक के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो मैं सिंपली अगर कैश बुक को डिफाइन करूं तो कैश बुक का दूसरा नाम एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी होता है। कैश बुक बनता कैसे है, नॉर्मली हमारा कैश बुक बनाने का पैटर्न होता है जैसे टी शेप अकाउंट होता है उसी टाइप से, ये हमारा कैश बुक का पैटर्न होगा। बस इससे ज्यादा जिसको कैश बुक की नॉलेज भी नहीं है वो भी आराम से सीख सकता है। नहीं तो मैं अगली क्लास के अंदर कैश बुक का बेसिक बिल्कुल कंसेप्ट, उसका मैं वीडियो लिंक दे दूंगा आपको मैं। इधर की साइड से माइनस, इस साइड को हम डेबिट बोलते हैं और इस साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं कैश बुक को। और कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होता है, जिसने सीखा है जिसने करा है उसको पता होगा कि कैश बुक में हमने 2 कॉलम करा हुआ है। एक होता है कैश का कॉलम और एक होता है बैंक का कॉलम। डेट वगैरह भी होता है, मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूं यहां पे। एक होता है हमारा बैंक का कॉलम, और ऊपर लिखते हैं हम कैश बुक, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। कुछ कैश बुक के अंदर इस साइड से प्लस होगा यानी डेबिट साइड है, और क्रेडिट साइड से माइनस होगा। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि कैश बुक में क्रेडिट कर दो तो यानी आप माइनस कर दोगे। मैं बोलता हूं कैश बुक में डेबिट कर दो तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। इसका ये थोड़ा सा नेचर रहता है। अब मैं पासबुक को थोड़ा सा दिखाऊं आपको, तो पासबुक कुछ इस तरीके से रहता है। अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, इसको हम पासबुक को ना बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये 3 कॉलम होता है। एक होता है हमारा यहां पे डेबिट का कॉलम, एक होता है क्रेडिट का कॉलम, एक होता है बैलेंस का। अब पासबुक में डेबिट का मतलब होता है माइनस और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। ऐसा क्यों? अब पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस और डेबिट का मतलब माइनस इसलिए होता है क्योंकि पासबुक जो होता है वो किसके पास होता है, कस्टमर के पास। लेकिन उसमें कस्टमर अपनी मर्जी से कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, यानी वो सारे ट्रांजैक्शंस जो लिखे हुए हैं वो आपके तो हैं लेकिन करे किसने, बैंक ने।
बैंक का जो अकाउंटिंग है वो हमारे अकाउंटिंग से थोड़ा डिफर होता है। अगर हम पैसे जमा करवा दे तो हमारे लिए वो एसेट्स है, लेकिन बैंक वालों के लिए वो लाइबिलिटी है। आप पैसे जमा करवाओगे बैंक में, आप बोलोगे मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो आपका तो एसेट्स है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू बैंक के सोचो, बैंक बोलेगा कस्टमर पैसे दे रहा है, आज नहीं तो कल उसको रिटर्न करना। किसके लिए? बैंक के लिए। बैंक के लिए क्या माना जाएगा? लाइबिलिटी। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। आप पैसे जमा करोगे तो बैंक अपना लाइबिलिटी क्या करेगा बताओ? इंक्रीज करेगा। फिर जमा करोगे, बैंक का लाइबिलिटी। तो जब बैंक की लाइबिलिटी बढ़ेगा तो आपका एसेट्स बनेगा। तो बैंक इसलिए बोलेगा आपका पैसा क्रेडिट कर दिया, मतलब हम लाइबिलिटी मानते हैं, आपको देंगे ये पैसा। फिर जमा करोगे, बैंक फिर बोलेगा हमने आपका पैसा क्रेडिट कर दिया, यानी हम लाइबिलिटी मानते हैं, आपको दे देंगे जब आप मांगोगे। तो जब जब बैंक क्रेडिट बोल रहा है तो आपका पैसा क्या होता जा रहा है? जमा जमा, यानी प्लस प्लस होता जा रहा है। लेकिन कई बार जब बैंक से पैसे निकालोगे तो क्रेडिट को, यानी बैंक का लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आपको पता है क्रेडिट एंट्री को खत्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ता है। आपने पैसे निकाला, बैंक बोलेगा हमारा लाइबिलिटी खत्म हो गया। तो बैंक का लाइबिलिटी खत्म करना है, यानी बैंक के लाइबिलिटी को माइनस करना है, तो क्या करेगा? डेबिट करेगा ना। इसलिए पासबुक में क्या होता है? डेबिट। तो हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक के अंदर क्या रहता है? डेबिट का मतलब माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि बैंक का लाइबिलिटी खत्म हो रहा है। बैंक करता है एंट्री, आप नहीं करते उसके अंदर एंट्री। और क्रेडिट का मतलब प्लस। अगर मैं बोलूं बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया तो बैंक में पैसा जमा हो गया। मैं बोलूं बैंक से इंटरेस्ट डेबिट हो गया तो माइनस हो गया। तो आपको सिंपली समझना है, डेबिट का मतलब माइनस होता है क्रेडिट। तो बैंक का कुछ इस तरीके से होता है, एक आपको बुक टाइप का मिलता है, उसमें मशीन में एंट्री करवाते रहते हो, वही चलता रहता है। तो आपको इतना पता चला होगा कि पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक प्रिपेयर करता है। लेकिन होता हमारे पास है, हमारे पास होने का, अब मैं बोलूं पासबुक होता हमारे पास है, लेकिन होता एक्चुअल किसका है? बैंक का ही होता है। कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? हम करते हैं प्रिपेयर। कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं, यानी कोई भी अकाउंटेंट, आप सब अकाउंटेंट हो तो कैश बुक बनाने के लिए आपको ये चैप्टर, कैश बुक आपको बनाना सीखना पड़ेगा, जो कि आपने चैप्टर नंबर 10 में सीखा भी है 11th क्लास के अंदर। पासबुक बनाना मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि हम बना ही नहीं सकते। कोई अकाउंटेंट पासबुक नहीं बनाता, वो कौन बनाता है? बैंक। बैंक का सॉफ्टवेयर होता है, उस तरीके से बनाता है। तो हम पासबुक बनाना नहीं सीखे, कैश बुक बनाना। लेकिन बहुत सारे रीजन है, कुछ मैं एक एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले तो ये है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट क्यों हुआ, इसको करने की क्या जरूरत आ पड़ी, उसको समझते हैं। तो बैंक के अंदर से बहुत बार मिस्टेक्स पाया जाता है, बैंक के अंदर बहुत बार मिस्टेक होता है। बैंक वाले भी गलती कर देते हैं। जैसे आपने 10,000 जमा करवाया और बैंक वालों ने गलती से 1,000 रुपए कर दिया। आपने 10,000 जमा करवाया, बैंक वालों ने गलती से 1 लाख कर दिया, तो बैंक भी गलत कर सकता है, क्योंकि बैंक के अंदर एंट्री जो वहां पे कैशियर बैठा होता है वही करता है। तो कैशियर कैसे एंट्री करता है? आपने जो फॉर्म भर के दिया है उसी से अमाउंट डालता है। अगर 10,000 डाले तो 1 4 टाइम 0, गलती से उससे 4 टाइम प्रेस किया, लेकिन एक बार कंप्यूटर का कीबोर्ड खराब था तो कितनी बार प्रेस हुआ, और उसने जल्दी जल्दी में, कस्टमर इतने सारे, भीड़ इतने सारे, उसने एंट्री कर दिया, बोला हाँ जी हो गया, जमा हो गया। बट रियलिटी क्या है? क्या आपके अकाउंट में 10,000 रुपए जमा हुए? नहीं हुए। रियलिटी ये है कि आपके अकाउंट में 9,000 रुपए। क्या बैंक वालों ने जानबूझ किया? नहीं, एरर है, ये गलती हो जाती है। तो हमारे तो छोटे स्केल पे हम ज्यादा पैसे जमा नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे मान लो रिलायंस, 100 करोड़ रुपए आ रहा है, 200 करोड़ रुपए आ रहा है, 1,000 करोड़ रुपए जा रहा है, गलती से 1,000 करोड़ की जगह पे हमारा 100 करोड़ हो जाए तो नुकसान देखो कितने का है, बहुत ज्यादा नुकसान है। या गलती से कोई डिजिट, वहां बैंक वाले गड़बड़ करेंगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट का गड़बड़ी कर सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, बैंक वाले बोलते हैं, जो बड़ी कंपनी वाले हैं वो बोलते हैं हमें बैंक पे विश्वास नहीं है। हमें तो पता है ना कि हम कितना चेक जमा कर रहे हैं, हमें तो पता है ना हम कितना किसको चेक दे रहे हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है
और कितना पैसा जा रहा है मैं जानता हूं, तो मैं सेपरेटली अपना एक हिसाब किताब बनाऊंगा और महीने के एंड में जितना मेरा हिसाब किताब है और जितना बैंक के स्टेटमेंट पासबुक के हिसाब किताब है उन दोनों को मिला लूंगा। अगर दोनों सेम आ रहा है तो बैंक वालों ने कोई गड़बड़ी नहीं की, बस हम अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं ताकि हमें पता चले, और कोई उद्देश्य नहीं है इसका, कोई मोटिव नहीं है। तो हम भी एक बनाएंगे जिसको हमने पासबुक बोला है, और पासबुक के अंदर कैश कॉलम है ना, इसकी मैं बात नहीं करूंगा। मैं पासबुक के अंदर किस कॉलम की बात करूंगा, बैंक। मान लो मैंने किसी को चेक दिया तो यहां से माइनस हो जाएगा और बैंक से भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मैंने किसी को चेक किसी से लिया तो मेरे पास प्लस हो जाएगा और बैंक में भी। तो सिंपल, अगर मान लो 1 लाख का चेक जमा करवाया, 10,000 का दिया, तो मुझे तो पता है 90 होना चाहिए। 30 तारीख को मंथ के एंड में जाऊंगा, पासबुक की एंट्री करवाया 90,000 है और मेरे हिसाब से भी 90,000 है, तो क्या कोई मिस्टेक है? हम एक तरीके से सिक्योर्ड रहेंगे और हम देखेंगे कि कोई गलती नहीं है। इसके करने के बाद भी कई बार हमारे पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस मिल जाता है, नहीं हो पाता मैच। वो गलती नहीं होता, वो कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। मिस्टेक्स मतलब कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ रीजन है, जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से हमारा पासबुक और कैश बुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं होता। तो क्या आप समझ रहे हो, पासबुक और कैश बुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं होता तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं आपसे, क्या ये क्लियरिटी है? जो मैंने बैंक में पैसा जमा किया या निकाला उसका लास्ट डेट का स्टेटमेंट और जो मैंने अपने पास अपने हिसाब से बनाया उसका लास्ट डेट का बैलेंस दोनों टैली हो गया, तो इसका मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ये दोनों फ्रॉड की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से टैली नहीं हो पाते, या तो बैंक का बैलेंस ज्यादा मिल जाता है और कैश बुक का कम मिल जाता है, या तो कैश बुक में हमारा ज्यादा बैलेंस है, बैंक के अंदर कम है। रीजन, उस रीजन को, इसमें एक थ्योरी भी आ सकता है आपका, व्हाट इज द रीजन बिटवीन पास डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड कैश बुक, क्या रीजन है, वो रीजन देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि हमारे बैंक का काम किस तरीके से चलता है, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं, मैं इसके लिए नहीं लिख रहा, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसे जल्दी समझ जाएंगे हम। मान लो राम ने गुड्स बेचा मोहन को, राम ने मोहन को गुड्स बेच दिया और मोहन कहता है कि मैं इस गुड्स का कितने का बेचा है, अमाउंट भी लिख देता हूं, ये लो 50,000 का। राम ने जब मोहन को गुड्स बेचा तो मोहन कहता है मैं कैश तो नहीं दे पाऊंगा, मैं एक काम करता हूं आपको चेक दे देता हूं। राम ने बोला भाई ठीक है चेक दे दो। राम का अपना एक अकाउंट होगा, राम का मान लेते हैं जो अकाउंट है वो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम SBI भी बोलते हैं। राम का अपना अकाउंट है जहां पे उसने अपने बिजनेस का अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। सेम एज इट इज मोहन का भी अकाउंट होगा, मोहन ने भी अपना कहीं ना कहीं बिजनेस का अकाउंट ओपन करवाया, क्योंकि राम का बिजनेस अलग है और मोहन का बिजनेस, दोनों सेपरेट है। मोहन ने अपना अकाउंट बैंक में ओपन करवाया हुआ है, और जनरली हर कोई कहां करवाता है ओपन, जो हमारे बिजनेस के पास में बैंक हो। इसने पंजाब नेशनल बैंक PNB में ओपन करवाया है, तो PNB में इसने क्या करवाया, अपना अकाउंट ओपन करवाया। अब चेक कौन देगा, राम देगा चेक या मोहन देगा? राम ने सामान बेचा है, गुड सोल्ड किया है, कौन देगा, मोहन देगा। राम ने अगर सामान बेचा है तो मोहन चेक देगा, बट ऑब्वियस है। अब मोहन जो चेक देगा अपना चेकबुक निकालेगा। चेकबुक का मतलब समझते हो क्या होता है, जिसके अंदर सारे चेक लगे होते हैं, लीफ होती है पूरी, एक बुकलेट टाइप का होता है, उसे चेकबुक बोलते हैं। वो अपना चेकबुक निकालेगा, निकालने के बाद फटाफट उसे भरेगा, और चेकबुक जो उसका निकलेगा वो SBI वाला चेकबुक निकालेगा या PNB का निकालेगा?
पीएनबी का। एसबीआई में तो इसका अकाउंट ही नहीं है। और पीएनबी पे ये लिखेगा नाम राम और अमाउंट में लिखेगा 50,000 और जो भी हमारे फॉर्मेलिटीज है साइन वगैरह वो सब कर देगा। ये करने के बाद इसने क्या करा, इस चेक को राम को दे दिया। अब राम का अकाउंट कहां पे है? क्या उस पीएनबी वाले चेक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर को या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ड्रॉप बॉक्स में डाल देगा, या राम एक पीएनबी में अकाउंट ओपन करवाएगा? यानी हमें अच्छे से पता है हम किसी बैंक का चेक अपने अकाउंट में दे सकते हैं। एसबीआई में डालेगा, एसबीआई में एक ड्रॉप बॉक्स होगा, एसबीआई में एक ड्रॉप बॉक्स होगा। इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर ये क्या करेगा, इस ड्रॉप बॉक्स में ये चेक को डाल देगा। जैसे ही ड्रॉप बॉक्स में इसने चेक को डाला, अब कौन डालेगा चेक, मोहन या राम? राम। और राम का अकाउंट एसबीआई में है। चेक को जैसे ही इसने ड्रॉप बॉक्स में डाला, ड्रॉप बॉक्स में डालने के बाद होता क्या है जनरली, अगर आज इसने 1 बजे चेक डिपॉजिट करवाया तो इस ड्रॉप बॉक्स पे ना लॉक लगा होता है। अब ये ड्रॉप बॉक्स पता है कब ओपन होगा? कल। आज डेट सपोज करो है हमारा 5 तारीख, 5, या आज का ही डेट ले लेते हैं। आज का डेट क्या है? 13। ये डेट है आज। आज मैंने चेक 1 बजे जमा करवाया। अब ये ड्रॉप बॉक्स आज तो नहीं खुलेगा। बैंक का ऑफिसर आएगा कल सुबह 9 बजे के आसपास, 9 बजे फटाफट लॉक ओपन करेगा। लॉक ओपन करने के बाद इसमें कितने चेक है उन सारे चेक को निकाल लेगा, क्योंकि नहीं होगा इसमें कोई भी डिपॉजिट कर सकता है चेक, तो वो निकालेगा। निकालने के बाद उस चेक को कलेक्ट करेगा, मतलब उसको आपका उसको अलग अलग कर देगा, बाइफिकेट यानी छांट देगा। पीएनबी वाले कितने कस्टमर ने डाले चेक उसका अलग, एसबीआई वाले के एसबीआई ने कितने डाले उसका अलग, आईसीआईसी सबका अलग अलग कर देगा। जैसे ही अलग अलग किया गया, अलग अलग करने के बाद आज वो अपने पास एंट्री करेगा। कौन एंट्री करेगा? एसबीआई बैंक का ऑफिसर, जो भी उसका ऑफिसर होगा वो अपने एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, उसमें लिखेगा या कंप्यूटराइज एंट्री करेगा और उन सभी चेक को स्कैन कर लेगा अपने पास। स्कैन का मतलब समझते हो क्या होता है? जब हम कंप्यूटराइज इस पेपर को अगर मैं अपने कंप्यूटर में देखना चाहता हूं तो आप फोटो क्लिक कर लेते हो उससे कंप्यूटर में, ऐसे ही ना आप फोटो जो क्लिक करते हो उसके जगह पे स्कैनर आता है, इसको स्कैन करके देख सकते हैं। फोटोकॉपी जितने भी होती है वो स्कैन करके ही होता है, तो स्कैन करके अपने पास रिकॉर्ड में रख लेगा। जब स्कैन करके रखेगा, आज का दिन गया, देखो हमने 13 तारीख को जमा करवाया, 13 तारीख को, तो आज तो बक्सा है इसका, यानी लॉक बॉक्स जो है चेक बॉक्स वो ओपन ही नहीं हुआ। वो ओपन कब हुआ? 14 को। और 14/8/2019 में भी कुछ नहीं हुआ, उसने बस अपने पास रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने के बाद एसबीआई के ब्रांच मैनेजर के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि पीएनबी के अकाउंट से पैसे को निकाल ले, ऐसा राइट नहीं होता किसी बैंक को भी। अब हर मॉर्निंग में या दिन में कभी भी आरबीआई ऑफिस, आरबीआई कौन है हमारा? जो बैंकों का बैंक, जो कि आरबीआई है, इसके इंस्ट्रक्शन सारे बैंक को मानना पड़ता है। सारे बैंकों के ऊपर इसी के रूल होते हैं, यानी जो बैंक इसके अंदर रजिस्टर्ड है उसका पैसा कभी डूबेगा नहीं। तो आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, अगर आरबीआई जो बोलेगा बाकी सबको उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा, तो आरबीआई है। आरबीआई ने एक हर स्टेट में अपने हिसाब से एक जगह बनाया हुआ है। इस जगह में जितने भी हमारे इंडिया के अंदर बैंक है, नेशनलाइज बैंक उसे बोलते हैं हम, जितने भी बैंक है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक, हर किसी का ऑफिसर इस बैंक में प्रेजेंट होगा। हर बैंक का, जो भी बैंक है हमारे, जितने भी, चाहे 25 बैंक हो, 30 बैंक हो, जितने भी बैंक, सबका ऑफिसर होगा। अब यहां पे स्टेट बैंक का भी ऑफिसर होगा या नहीं होगा?
होगा। ये मैं बात कर रहा हूं 15 तारीख, 15 तारीख हो चुकी है अभी, ये डेट मैं बात कर रहा हूं 15/8, यहां पे ऑफिसर होगा और वो ऑफिसर यहां पे आएगा, पीएनबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला, और वो यहां पे ढूंढेगा पीएनबी के ऑफिसर को। मान लो पीएनबी का नंबर आया, पीएनबी वाले ने बोला मैं पीएनबी बैंक का ऑफिसर हूं, क्या किसी के पास पीएनबी का चेक है? तो राम का बैंकर स्टेट बैंक वाला बोलेगा हाँ मेरे पास चेक है, मेरे ग्राहक राम ने चेक दिया है पीएनबी के, जो कि पीएनबी में किसका अकाउंट है? मोहन का, आपका कस्टमर है। आपका कस्टमर मेरे कस्टमर को पैसे देना चाहता है। इस हॉल के अंदर ये बात डिस्कस होगा। तो एक काम करो, ये चेक ये लो आप, और चेक का रिकॉर्ड तो पहले एसबीआई रख चुका है, ये चेक ये लो और जाओ आप और इसके अकाउंट में पैसे है या नहीं है ये चेक करो। अब वो जाएगा पीएनबी का ऑफिसर उस चेक को लेके, मिल गया उसको चेक, अब वो जाएगा फिर से दोबारा जाके हाँ मोहन के अकाउंट में पैसे 50,000 है या नहीं है, मोहन के अकाउंट में पूरे पैसे होंगे, तो पीएनबी का ऑफिसर चेक का पैसा भेज देगा किसको? एसबीआई को, और एसबीआई से सीधा मेरे अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा? पैसा आ जाएगा। क्योंकि मैं अपने हिसाब से मैं कैसे बता दूं कि उसके अकाउंट में पैसे है या नहीं है? उसके अकाउंट में पैसे बताएगा पीएनबी का ऑफिसर, और पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर ने वहां से पैसे ट्रांसफर किसको कर दिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और वो उसके अकाउंट में माइनस कर रहा है, जब करे उसके पता नहीं है। अब स्टेट बैंक ऑफिसर हमारे अकाउंट में दे देगा। तो देखो 15 तारीख को यही काम चला, और 16 तारीख को जाके सुबह मेरे फोन में मैसेज आ जाएगा आप, या फिर 16 तारीख को मुझे मेरे अकाउंट के अंदर एक्चुअल पैसा आ जाएगा। तो चेक जो होता है हमारा, किसी भी चेक को क्लियर करवाने में, क्लियर का मतलब पैसे को लेने में टाइम लग जाता है थोड़ा, और टाइम क्यों लगता है उसका रीजन ये है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैंक होते हैं, तो बैंक के एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पहले कनेक्ट होते हैं, जाके कनेक्ट होने के बाद वो वहां पे उसके अकाउंट को वेरीफाई करते हैं कि सही में पैसा है नहीं, फिर अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है। तो इन काम में 3 दिन, नॉर्मली 3 डेज का प्रोसेस है, लेकिन 4 दिन भी लग जाता है। लेकिन कैश बुक के अंदर ऐसा नहीं होता। कैश बुक में राम ने पैसा दिया, मैंने फटाफट एंट्री कर दिया, मोहन को मैंने चेक दिया, मैंने फटाफट एंट्री कर दिया, क्योंकि कैश बुक तो मेरे हाथ में है। क्या पासबुक मेरे हाथ में? नहीं, पासबुक में तो बैंक के हाथ में है, वो सारी चीजों को पहले वेरीफाई करेगा, देन आपके अकाउंट में पैसे जमा करेगा या पैसे निकालेगा। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं देखेंगे, जी मोहन ने चेक दिया, ठीक है जी मोहन ने चेक दिया, लिख लिया, हम तो इस तरीके से करते हैं। तो अब देखना रीजन मेरा, तो मेरे यहां इस वाले पॉइंट से आप सभी को एक पॉइंट तो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि चेक का पैसा इतनी जल्दी बैंक में नहीं आता। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर मैंने तो जमा करवाया था उसी दिन पैसा आ गया। सेम बैंक जब होता है ना, सेम बैंक, तो उसमें तो क्या एसबीआई का ऑफिसर ढूंढने जाएगा उस वाले हॉल में किसी एसबीआई को? नहीं, वो तो खुद है, वो फोन करेगा जी एसबीआई, या उसके अकाउंट चेक करेगा, हाँ पैसे फटाफट ट्रांसफर कर देगा। उसके अंदर तो आपका एक दिन में ही काम कंप्लीट, 10 मिनट में भी हो सकता है काम कंप्लीट, सेम बैंकर में। हम डिफरेंट बैंक की बात कर रहे हैं यहां पे। अब मान लो मेरे एग्जाम्पल में देखना, मुझे मोहन ने चेक यहां पे तो 13 तारीख को दिया, सपोज दैट मोहन चेक देता है मुझे 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को दिया, मैं तो लिख दूंगा प्लस कर दूंगा टू मोहन, और बैंक में लिख दिया मैंने 50,000। किस डेट पे पैसा दिया इसने? 30 जनवरी को। फटाफट मैंने एंट्री कर दिया 30 जनवरी को 50,000। इसके बाद अब बैंक के अंदर पैसा कब आएगा? सोचो, क्या 30 जनवरी को आ जाएगा? क्या 31 जनवरी को पॉसिबिलिटी है? 1 तारीख को कहीं जाके आ सकता है, या 2 तारीख, मैं 1 तारीख मान लेता हूं। बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ 1 तारीख को, 1/1/2000, सॉरी 30 जनवरी था ना, हाँ 1/2/2019, ये आ गया मोहन का पैसा, और मोहन का पैसा क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो गया कितने? 50,000। क्या बैंक वालों ने कोई फ्रॉड काम किया है?
नहीं, फ्रॉड काम तो हम इसे नहीं बोलेंगे, बैंक वालों ने बल्कि हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी की है यहाँ पे। लेकिन हर अकाउंटेंट अपने बैंक का हर महीने के एंड में अपना बैलेंस निकालता है। मैंने अपना एंड में कब बैलेंस निकाला होगा? 31/1/2019 में अपने बैंक का बैलेंस चेक किया होगा कैश बुक के अंदर। अपने बैंक का बैलेंस कहां चेक किया होगा? कैश बुक में। तो क्या मेरे पास बैलेंस 50,000 दिखेगा इस कैश बुक के अंदर? कैश बुक में एंट्री कर दिया, कैश बुक तो मेरे हाथ में एंट्री कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया ना 50,000। अब कैश बुक के अंदर बैलेंस 50,000 आ गया। मैंने सुबह सुबह 10 बजे सबसे पहले काम किया, अपने कैश बुक का टोटल कर दिया फटाफट। मैंने बोला अच्छा 50,000 रुपए मेरे बैंक में, और मैं गया पास में बैंक में और मैंने पासबुक की एंट्री कराई। पासबुक से एंट्री होके 31 जनवरी को, मैंने कब एंट्री कराई? 31 तारीख को। 31 जनवरी को क्या कोई एंट्री आया होगा? नहीं आया होगा, वहां पे तो जीरो आया होगा। हम तो सोचेंगे भाई फ्रॉड हो गया, ये तो 50,000 आने थे, बैंक वालों ने फ्रॉड कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हम बैंक में फोन करेंगे, मैडम आपने, या फिर सर आपने मेरे पैसे नहीं दिए, चेक लगाया था अभी तक नहीं आया, तो बैंक वाले बोलेंगे 2 दिन का टाइम लगता है, 3 दिन का टाइम लगता है, मिल जाएगा, उसमें टेंशन मत लो आप ज्यादा। क्या दोनों में डिफरेंस आ जाएगा? आ गया बैलेंस का, बैलेंस में डिफरेंस आ गया हमारा। इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए ये चैप्टर सीखेंगे हम। क्या रीजन है डिफरेंस आने का, आप खुद समझ सकते हो। चेक जमा तो करवा दिया, लेकिन उसके पैसे अभी तक नहीं आए। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, या चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, इसकी वजह से हमारा डिफरेंस आ रहा है। सेम ऐसे मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो मैंने सोहन को 2,000 रुपए का चेक दिया। किसको दिया मैंने? सोहन को। तो मैं बाय साइड में एंट्री कर दूंगा फटाफट से सोहन, और जो सोहन का डेटेड है, मान लेते हैं उसको मैंने उसको 30 जनवरी को दिया 2,000 रुपए का चेक। अब मेरे सोहन को मैंने चेक दे दिया, मैंने कैश बुक में तो एंट्री इंस्टेंट कर दिया, क्योंकि कैश बुक पे मेरा राइट है, मैं कभी भी कर सकता हूं। मैंने फटाफट लिखा, मैंने बोला सोहन ये लो चेक, मैं लिखता गया और सोहन को मैंने चेक दे दिया। क्या मेरे बैंक से पैसा 30 तारीख को निकल जाएगा? नहीं, क्योंकि चेक तो अभी बॉक्स में ही पड़ा है। अगर मोहन ने आज जमा भी किया होगा तो बॉक्स में ही होगा। उसके बाद कल भी नहीं निकलेगा, कल वो दोनों आपस में मिलेंगे, या फिर बैंक वाला अपने पास रिकॉर्ड बनाएगा, उसके बैंक वाला। परसों भी हो सकता है मे भी निकले और ना भी निकले। तो मैंने जब बैंक का बैलेंस चेक किया, तो मेरे अकाउंट से क्या 31/1/2019 तक पैसा निकला होगा, यानी डेबिट हुआ होगा 2,000 रुपए? नहीं हुआ होगा डेबिट। तो मेरे बैंक में स्टिल जीरो बैलेंस, लेकिन मेरे कैश बुक में 2,000 रुपए माइनस। डिफरेंस आ गया ना? आ गया डिफरेंस। तो दो डिफरेंस बताएं, इसका नाम पता क्या होगा? चेक इशू। किसी को चेक देने को कहते हैं इशू, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन पेमेंट के लिए अभी तक बैंक से गया ही नहीं है। और रीजन क्या हो सकता है? बैंक चार्ज। बैंक चार्ज कई बार क्या होता है, मान लो मैं गया 12 बजे एंट्री करवाने, 31 तारीख को 12 बजे मैं एंट्री करवाने गया, मैंने पासबुक दिया, बैंक मैनेजर ने या बैंक के ऑफिसर ने एंट्री करके दे दिया। मैंने 31 तारीख को बैंक के अंदर बैलेंस देखा, और कैश बुक के अंदर मैंने उसके हिसाब से सब कुछ कर रखा है, मैच है। बैंक क्लोज होता है 4 बजे। 4 बजे क्लोज होने का मतलब उसका काम चलता रहता है 6-7 बजे तक। बंद होने का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर बंद हो गया। अब बैंक ने क्या करा, इवनिंग में देखा कि इससे मुझे एटीएम के चार्ज काटने थे इस महीने, इससे मुझे चेकबुक के पैसे लेने थे। बैंक ने एटीएम और चेकबुक के पैसे माइनस कर दिए। कितने बजे माइनस किया? 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे, उसी दिन माइनस किया। क्या जो मैंने पासबुक के अंदर एंट्री करवाया था दिन में जाके, उसके अंदर वो एंट्री आया होगा जो उसने बाद में माइनस किया? नहीं आया होगा। मैं तो यही मान के चल रहा हूं मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, लेकिन शाम इवनिंग तक आज के डेट में बैंक से बैलेंस क्या हो चुका है? कम। और जब कभी भी बैंक से पैसा माइनस होगा, या जब कभी भी बैंक में पैसा प्लस होगा, तो आपके पास कोई भी कॉल नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया है या फिर आपके अकाउंट से एटीएम का पैसा कट गया है। वो आप तब देखते हो बैलेंस कम कैसे हो गया या बैलेंस बढ़ कैसे गया।
अगेन बैंक एंट्री कर चुका है माइनस की, क्या मैंने एंट्री करा होगा माइनस का? नहीं करा होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उसके बारे में। फिर से डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, आ जाएगा। सेम ऐसे बैंक वालों को मुझे इंटरेस्ट देना था, मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करना था, बैंक वालों ने कर दिया, मुझे नहीं बताया। क्या मैंने कैश बुक में भी क्रेडिट कर दिया होगा? कैश बुक में तो पैसा आया ही नहीं है। ये कौन बनाता है कैश बुक? हम। हमारे बैलेंसेस कुछ और होंगे और पासबुक का बैलेंस कुछ और बता रहा होगा। फिर से दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। सेम ऐसे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट बैंक में जमा कर देते हैं और हमें बताना भूल गए, तो फिर से बैंक के अंदर तो पैसा आ गया, लेकिन कैश बुक के अंदर क्या पैसा आया होगा? ये भी रीजन हो सकता है हमारा। कई बार क्या होता है हमारे रियल लाइफ के अंदर, आज के टाइम पे हम सभी पर्सन इतने बिजी हो गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फोन का बिल है, वाटर बिल है, इंश्योरेंस का पैसा है, या फिर फोन की किस्तें जा रही है, या फिर घर पे कुछ आपने इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीदा है उसका किस्त जा रहा है, तो इतना याद नहीं रह पाता हमें। अगर हमने उसी दिन पेमेंट नहीं किया जिस दिन का डेट फिक्स किया गया था एनडीपीएल वालों से या मोबाइल फोन के ईएमआई वालों से, तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दिया जाता है। मान लो आपको बोला गया 2 तारीख को आपको पैसे जमा करने हैं और आपको याद ही नहीं था 2 तारीख को जमा करने, 3 तारीख को बोला सर मैं भूल गया, बोला कोई बात नहीं, भूल गए, 500 रुपए जोड़ के दे दो आप पेनल्टी से, तो पेनल्टी देना पड़ता है। तो हम बैंक को क्या करते हैं, एक फॉर्म में भर के इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, सर ये मेरा फोन का बिल जाता है इस तारीख को, वो लोन ये है, ये मेरा बिजली का बिल जाता है और बिजली का बिल का सीए नंबर, कस्टमर अकाउंट नंबर ये है, ये मेरा इंश्योरेंस जाता है, इसका इंश्योरेंस प्रीमियम नंबर ये है, इसका जब कभी भी ड्यू डेट होता है आप भर दिया करो। हम भूल जाते हैं इसे, तो बैंक वाला हमें बिना बताए भर देता है उसे टाइम पे। ऐसा नहीं कि जब मन करेगा तभी भरता रहेगा, वो टाइम पे, क्योंकि बैंक से और बिजली ऑफिस यानी एनडीपीएल वालों का, दोनों का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। एनडीपीएल वाला आपके घर पे बिजली का बिल बाद में भेजेगा, पहले एसएमएस किसको कर देगा, और बैंक वाले फटाफट पेड कर देंगे। तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलने के बाद हम कैश बुक में एंट्री करेंगे, तो बैंक तो माइनस हो चुका है, लेकिन क्या कैश बुक माइनस हो पाया है? नहीं हो पाया। अगेन रीजन हमारा कैश बुक जब माइनस नहीं हो पाया तो फिर डिफरेंस आ गया हमारा। और भी मैं अगर बताऊं डिफरेंस के रीजन, कई बार क्या होता है बैंक में मैं जमा करवा के आया 50,000 रुपए और मैंने कैश बुक में जमा किया 5,000 रुपए, मैंने गलती कर दिया, अकाउंटेंट ने गलती कर दिया, 50,000 की जगह पे कितना लिख रखा है, लेकिन बैंक में पूरे 50 है और मेरे पास कितने हैं? 5। क्या डिफरेंस आएगा दोनों के बैलेंस में? या बैंक में 50 जमा करवाया, बैंक के अंदर 5,000 जमा करा उनके ऑफिसर ने, और हमने 5,000 50,000 कर रखा है, फिर डिफरेंस आएगा? यानी डिफरेंस आएगा तो इससे हमारा एरर भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसका थ्योरी क्या बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड कैश बुक या कैश बुक एंड पासबुक, क्या क्या रीजन है इसके। तो अब देखो रीजन मैंने यहां लिखा हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बीआरएस, आज के बाद मैं इसको कॉल करूंगा बीआरएस के नाम से। 8 नंबर का फर्स्ट टर्म में, 8 नंबर का फाइनल टर्म में। अब रीजन क्या है? नंबर 1 रीजन ड्यू टू टाइमिंग, टाइम के वजह से हमारा पासबुक और कैश बुक मैच नहीं करता। कौन सा टाइम? अगर हमने चेक दिया है लेकिन नॉट प्रेजेंटेड का मतलब बैंक से नहीं निकला है। किसी को चेक देने को हम पता है क्या क्या बोल सकते हैं, नॉट प्रेजेंटेड, या फिर हम इशू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो कि मैंने लिखा भी है, या फिर हम ड्रॉ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम डेबिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डेबिट क्यों? क्योंकि पासबुक से निकलेगा पैसा तो डेबिट ही होगा। इन वर्ड का हम यूज कर सकते हैं, इशू, ड्रॉन, डेबिट या प्रेजेंटेड वर्ड होगा। इसका मतलब मेरे बैंक से पैसा निकलने वाला था लेकिन नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया होगा? रीजन बताया मैंने अभी, क्योंकि जिस दिन मैंने अपने कैश बुक से माइनस किया है, मंथ का एंड चल रहा था, लेकिन बैंक वाले तो पूरे वेरीफाई करेंगे, उनको क्या मतलब है मंथ के एंड से, तो हमारे वहां से नहीं निकल पाया। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, दूसरा रीजन ये है, कई बार हम चेक जमा करवाएंगे लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा आएगा ही नहीं। क्या रीजन है? वो मैंने पूरा रीजन अभी एक्सप्लेन किया।
3 दिन वाला जो लॉजिक है हमारा, उस वजह से नहीं आ पाएगा। तो इसके अंदर चेक डिपॉजिट को हम क्या कह सकते हैं, चेक सेंट, चेक कलेक्टेड, पेड इनटू बैंक, या क्लियर तो लिखा हुआ है, चेक क्लियर भी होता है यहां पे वर्ड यूज, या फिर चेक डिपॉजिट, ये वर्ड इस्तेमाल होगा। चेक डिपॉजिट बोल दूं, अगर मैं चेक इशू बोलता हूं या चेक ड्रॉन बोलता हूं या फिर चेक को डेबिट करना बोलता हूं, तो इसका मतलब मेरे बैंक से पैसे निकलने वाला है, माइनस हो जाना चाहिए। अगर मैं चेक डिपॉजिट बोलूं, चेक को सेंट बोलूं या चेक को मैं क्लियर बोलूं, तो इसका मतलब मेरे बैंक में पैसे आ जाना चाहिए। तो इन दोनों की वजह से सबसे पहले 3 रीजन है इसके, एक ड्यू टू टाइम, ड्यू टू डायरेक्ट एंट्री बाय बैंक और ड्यू टू एरर। ड्यू टू टाइम में कितने पॉइंट्स हैं, 2, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, सिंपल सा। इसके बाद मैं बात करूं डायरेक्ट एंट्री बाय बैंक, बहुत सारे, मैंने कुछ ही 5 एग्जांपल दिए हैं तो बहुत सारे, जैसे एटीएम चार्जेस, एटीएम का चार्ज काट लिया गया बैंक के द्वारा, तब भी डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, अभी बताया था मैंने। अगर बैंक वाला एटीएम का चार्ज काट ले तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद बैंक चार्ज, बैंक वालों ने अपने चार्जेस काट लिए, कुछ भी हो सकता है, चेक का चार्ज हो सकता है, इंटरनेट फैसिलिटी का चार्ज हो सकता है। इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट दे दिया, तब बैंक तो माइनस हो जाएगा लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, यानी कैश बुक वालों को पता नहीं चलेगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कोई ग्राहक डायरेक्ट जमा कर दे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, और एक एग्जांपल दिया डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, क्या क्या डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस चार्ज, और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि डायरेक्ट बैंक पेमेंट कर सकता है। इनफैक्ट एम्प्लॉय का सैलरी भी ऐसा ही होता है, सीधा ईसीएस लग के आ जाता है उसमें अकाउंट में। ये तो 2 पॉइंट्स थे, तो यानी ड्यू टू टाइम, ड्यू टू टाइम के अंदर 2 पॉइंट, ड्यू टू डायरेक्ट एंट्री उसमें तो बहुत सारे पॉइंट यानी एग्जांपल लिख सकते हो। ड्यू टू एरर, एरर में क्या हो सकता है, कैश बुक में मैंने 2 बार एंट्री कर दिया, मैंने जमा राम से 1 बार ही करा था, लिया था चेक, मैंने 2 बार राम राम करके एंट्री कर दिया इसके अंदर, या फिर अमाउंट को मैंने क्या करा, इंक्रीज या डिक्रीज करके दिखा दिया, तो इसे बोलते हैं एरर। एरर का मतलब होता है एक तरीके से भूल चूक, गलती हो जानी। और जो मैं अगर भूल की बात करूं या गलती की बात करूं, वो कहां से हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, यानी अकाउंटेंट से भी हो सकता है और बैंक से भी हो सकता है, तो वहां पे भी आपका हो सकता है। तो यहां पे 3 रीजन है, तो अब देखो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों रीजन समझ में आ गया होगा कि ये 3 रीजन मैंने क्या लिखे हैं। इस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, अभी प्रैक्टिकल में क्या होगा वो तो इससे भी आसान होगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा वो बिल्कुल सिंपल, देखो ये 3 रीजन लिखा है, किसी को अब इसमें डाउट है, यहां पे एरर में लिख सकते हैं हम ट्वाइस एंट्री बाय अकाउंटेंट, या फिर हम लिख देते हैं लेस अमाउंट डेबिट बाय अकाउंटेंट। लेस अमाउंट डेबिट बाय अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंट ने कम अमाउंट लिख दिया, एक एग्जांपल लिख दिया, ज्यादा भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से हमारा। कई बार अकाउंटेंट टोटलिंग भी गलत कर सकते हैं, टोटलिंग को हम कास्टिंग बोलते हैं, टोटल करने को किसी चीज को, तो टोटलिंग भी गलत कर सकते हैं, तब भी हमारा बैलेंस क्या आएगा, अलग आएगा। अब इसमें से आप फटाफट से नोट करिए, फिर हम इसके जाते हैं कि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट पे चलें। देखो अभी आपने रीजन देख लिया, रीजन के बाद हमारे सिलेबस में कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हमें करना पड़ेगा हमारे सिलेबस में, यानी सिर्फ इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, किस किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर देखो यहां पासबुक और कैश बुक है, एग्जामिनर बोल सकता है कि आप कैश बुक को बेस मानकर, यानी जो कैश बुक है उसी को बेस मानकर हमें सॉल्यूशन दे, या एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है आप पासबुक को बेस मानकर हमें सॉल्यूशन दे। तो सॉल्यूशन क्या देना है, डिफरेंस होगा तभी हम बीआरएस बनाएंगे।
अगर दोनों का बैलेंस 31 तारीख को या मंथ के एंड में टैली हो गया तो क्या रिकंसिलेशन बनाएंगे? रिकंसिलेशन का मतलब होता है ठीक करना, तो ठीक तभी करेंगे जब हमारा मिसमैच होगा। तो एग्जामिनर अगर बोलता है कैश बुक के बेस को मानो और उससे मुझे ठीक करके दिखाओ, तो हम कैश बुक को बेस मानेंगे और एग्जामिनर को रिजल्ट जो देंगे बोलेंगे ये पासबुक का बैलेंस होना चाहिए। यानी कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उनको पासबुक का रिजल्ट देंगे। अगर पासबुक को हमने बेस माना तो रिजल्ट किसका देके बताएंगे? कैश बुक का। ठीक है। अब हमारे बैंक के अंदर माइनस बैलेंस भी हो सकता है, जिसे हमने ओवरड्राफ्ट पढ़ा हुआ है, और प्लस बैलेंस भी हो सकता है। सेम कैश बुक में भी माइनस भी हो सकता है और प्लस भी। कई बार आपने क्वेश्चन किया होगा तो देखा होगा आपने कैश बुक के अंदर माइनस बैलेंस आ गया हो, यानी टू बैलेंस सीडी निकला हो। अगर कैश बुक के सारे क्वेश्चन किए हैं तो उसमें आया होगा जरूर। तो सेम, अब हमें जो कैश बुक को बेस मानकर करना है उसके अंदर प्लस वाला जब होगा तो कैसे करेंगे और माइनस वाला होगा तो कैसे करेंगे, दोनों का करने का सेम मेथड है, सेम तरीका है। कैश बुक वाले को जब हम करेंगे तो एक तो प्लस बैलेंस, यानी कैश बुक के अंदर प्लस कहां से होता है? कैश बुक हम बनाते हैं डेबिट से, तो या तो प्लस बैलेंस बोलेगा एग्जामिनर, या डेबिट बैलेंस बोलेगा, या फेवरेबल बैलेंस बोलेगा। जब इन तीनों में से कोई वर्ड मिल जाता है कैश बुक का तो समझ लेना पॉजिटिव बैलेंस है। अगर कैश बुक में मैंने बोला माइनस तो नेगेटिव बैलेंस, मैंने बोला क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट कैश बुक का किधर होता है? बाय साइड में, तो माइनस होता है कैश बुक में। अगर मैंने बोला अनफेवरेबल बैलेंस तो फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, अनफेवरेबल मतलब, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल दूं तो भी नेगेटिव है। सेम पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, मैंने बोला था पासबुक बैंक वालों का होता है और बैंक वाले सारी एंट्री अपोजिट करते हैं क्योंकि एंट्री उनके लिए लाइबिलिटी होता है वो। तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब मेरा पैसा जमा हो रहा है, और उसको फेवरेबल भी बोल सकते हैं, मेरे फेवर में आ रहा है सारा बैलेंसेस। पासबुक में माइनस का मतलब डेबिट, यानी मेरा पैसा निकलता जा रहा है, बैंक का लाइबिलिटी कम हो रहा है, और अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट भी। तो आज तो हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, ना तो हम आज इसको देखेंगे, ना ही नेक्स्ट वाले पॉइंट को देंगे, ना ही इसका। यानी आज जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो किसको बेस मानकर करेंगे? कैश बुक को। जब कैश बुक को मैं बेस मान के करूंगा तो पॉजिटिव बैलेंस वाला करूंगा या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला। ठीक है। तो इसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है? हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट का मतलब एग्जामिनर को या हमें प्रूव करना होता है कि जो एरर है वो कोई फ्रॉड नहीं है, अगर फ्रॉड भी है तो इस रीजन की वजह से ये गलती आई है, उसको मैच करना है। तो एक कॉलम रखेंगे हम प्लस वाला, एक कॉलम रखेंगे माइनस, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर, और ऊपर लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, BRS, और इसके नीचे जो मंथ होगा एज ऑन एज। मान लो सपोज करो आपका फैब है तो फैब का लास्ट डेट 28 या 29 फैब, जैन है तो जैन का लास्ट 31 जैन, यानी एज ऑन एज का मतलब इस दिन तक का बनाया जा रहा है, और हमेशा डेट कौन सा आएगा? मंथ का। ईयर का लास्ट में बात नहीं कर रहा, मंथ का लास्ट, क्योंकि हर महीने प्रिपेयर होता है ये। इसके बाद, और इसमें कोई ना तो डेबिट होगा ना ही क्रेडिट, मैंने बोला अभी कि ये अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट, तो ना तो इसमें डेबिट होगा और ना ही क्रेडिट होगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। अब कौन से इंफॉर्मेशन को, कौन से आइटम को हम प्लस वाली साइड लिखें और किस आइटम को माइनस वाली साइड लिखें, बस अब ये पॉइंट रह गया हमारा समझना। अगर ये वाला पॉइंट हम समझ जाएंगे तो समझो हमारा BRS होने लग जाएगा। अब हमारे पास हम जो मैच करते हैं, टैली करते हैं, हमारे पास एक होता है कैश बुक, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। कैश बुक के कौन से कॉलम की मैं बात करता हूं हर बार? बैंक, तो मैं यहां पे बैंक ही लिख रहा हूं। एक कैश वाला कॉलम जब यूज ही नहीं होना तो मैं उसकी तो बात ही नहीं करूंगा यहां पे। ये हमारा कैश बुक है, और ये पासबुक। पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक। होता हमारे पास है लेकिन प्रिपेयर करता है बैंक।
वो लिखता है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और बैलेंस। हर किसी का अपना अलग फॉर्मेट होता है, कुछ बैंक वाले पहले क्रेडिट करते हैं बाद में डेबिट करते हैं, वो अलग अलग है, ठीक है। अब देखते हैं हमें बेस किसको मानना है, कैश बुक को। जब हम कैश बुक को बेस मानते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें पासबुक के बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वही स्टेटमेंट में दिखाएंगे। हमें किसके इंपैक्ट को देखना है, पासबुक, पीबी को मैं बोल रहा हूं यहां पे पासबुक, यानी हमें सोचना इसके बारे में है। अगर मेरे पासबुक का बैलेंस प्लस में है तो हम भी प्लस कॉलम में दिखाएंगे, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मान लो मैंने कैश बुक में जमा करवाया 1000 रुपए, और 1000 रुपए कैसे जमा करवाया, एक बार 500 एक बार 500, तो कैश बुक में तो फटाफट 500 500 लिख दिया है। बैंक में भी 500 ही आया, मैंने 2 बार जमा करवाया, एक बार 500 और अगेन 500, लेकिन बैंक में सिर्फ और सिर्फ कितना क्रेडिट हुआ है। मैंने बेस किसको माना है, जब मैंने कैश बुक को बेस माना है तो बेस मानने का मतलब मुझे एग्जामिनर को बताना है सर हमारे कैश बुक में जो ये आंसर आ रहा है वही पासबुक का ये बैलेंस होता अगर ये ठीक करा होता। तो पासबुक में क्या एरर किया है मैंने, 500 रुपए मेरे प्लस होने थे लेकिन प्लस मैंने किया क्या, यानी पासबुक कैश बुक के कंपैरेटिवली माइनस है प्लस है, माइनस है। तो हम भी अगर यहां माइनस कर दें, मेरे कैश बुक का बैलेंस क्या था 1000, और अगर उसी 1000 में से मैं 500 माइनस कर दूं तो पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस बराबर नहीं हो गया, हो जाएगा ना बराबर, वो तो इक्वल। तो इसलिए हमें बेस किसको मानना पड़ेगा, पासबुक, जो पासबुक के बैलेंस पे होगा वही करेंगे। एक और मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, एक और मैं पॉइंट बता दूं, ये जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है इसको करने के 3-4 मेथड हैं, 3-4 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। और बुक के अंदर मैक्सिमम बुक में देखा है बुक वालों ने क्या करा हुआ है, पहला क्वेश्चन किसी और तरीके से, दूसरा क्वेश्चन किसी और तरीके से, तीसरा क्वेश्चन किसी और तरीके से, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और स्कूल के अंदर भी कोई और तरीका फॉलो हो रहा था, मैं करवा रहा हूं कोई और तरीके से करवा रहा हूं, हर कोई अपने आप से सोच रहा है कि इजी वे में करवाया जाए, और स्टूडेंट वहां से भी सुन लेता है यहां से भी सुन लेता है, बुक का भी देख लेता है, इलस्ट्रेशन भी समझ लेता है, पूरा पजल हो जाता है और ये चैप्टर एंड तक समझ नहीं आता। तो पहला रूल, किसी भी इलस्ट्रेशन को देख के अभी समझने की कोशिश नहीं करना। अगर जो बच्चा सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, ज्यादातर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे जाके, इलस्ट्रेशन देखा या कुछ देखा, तो सिर्फ इस चैप्टर के लिए 15 मिनट और लगेंगे, 15 से 20 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि आपके जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं वो बेसिकली सारे चैप्टर करो, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत अच्छी बात है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए बोलूंगा अवॉइड करना अभी, जब तक मैं खत्म ना कर दूं इस चैप्टर को। स्कूल के अंदर जिसके स्टार्ट हो गया है वो स्कूल के पॉइंट को भी अवॉइड करे, जो मैं करवा रहा हूं एक फ्लो में चलेगा, इसी पॉइंट को करना, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं सारे तरीके बता दूंगा, फिर आराम से कर लोगे, अभी सारे तरीके नहीं करना। तो जो मैं फॉलो करूंगा उसी को करना है। तो मैंने यहां बताया एक तो कैश बुक है, एक पासबुक है। हमें सारे जो कैश बुक को बेस मान के क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर सोचना किसके बारे में है, जो पासबुक के बैलेंस पे फर्क पड़ेगा वही हम यहां पे करेंगे। अगर पासबुक का बैलेंस माइनस है तो हम भी यहां, अगर पासबुक का बैलेंस प्लस है तो हम भी यहां प्लस करेंगे। जैसे मैंने एंट्री लिखा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, मैंने चेक जमा करवाया लेकिन जमा नहीं हुआ। इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं, मान लो मैंने 1000 रुपए का चेक जमा करवाया तो मैंने तो 1000 रुपए कैश बुक में लिख दिया ना, जमा करवाते ही लिख दिया, लेकिन बैंक में अभी तक 1000 रुपए। अब मुझे सोचना पासबुक के बारे में है ना, पासबुक का बैलेंस क्या है, माइनस में है प्लस में है, कंपेयर टू कैश बुक कम है, कम को भी मैं माइनस बोलूंगा, कम जुड़ना भी माइनस है, और कम माइनस होने को मैं बोलूंगा प्लस बोलूंगा वहां पे, ठीक है। तो मैंने बोला कैश बुक के कंपैरेटिवली पासबुक के अंदर बैलेंस क्या है, माइनस।
यानी जब हम चेक जमा करवाते हैं बैंक में और किसी भी रीजन की वजह से, जो रीजन हमने समझा था बैंक में पैसे नहीं आ पाएगा, तो हमारे पासबुक का बैलेंस फर्क पड़ेगा और जो कि कम होगा बैलेंस यानी माइनस होगा, तो हम भी स्टेटमेंट में कहां लिखेंगे? माइनस में। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं, चेक इशू का मतलब क्या होता है? बट नॉट प्रेजेंट। चेक मैंने दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं हो पाया किसी रीजन के, प्रेजेंट का मतलब बैंक के अंदर ले ही नहीं जा पाया। मान लो मैंने मोहन को चेक दिया 2000 का, तो मैंने अपने पास तो एंट्री कर दिया मोहन, और मोहन क्या करता है, चेक को पॉकेट में लेके घूम रहा है, बैंक ही नहीं गया पैसे निकालने को, तो क्या मेरे बैंक से पैसा निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो बैंक का मेरा बैलेंस अभी भी माइनस, लेकिन कैश बुक का हो गया। इसका मतलब जब बैंक का बैलेंस माइनस नहीं हुआ तो आप कहना चाहते हो बैंक में बैलेंस प्लस है। तो इस एंट्री का मतलब है अभी भी पासबुक यानी बैंक के अंदर बैलेंस क्या है? प्लस। इसका मतलब है बैंक के अंदर बैलेंस माइनस, और इसका मतलब बैंक के अंदर बैलेंस। जब बैंक का बैलेंस प्लस है तो हम भी इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे? एक कस्टमर ने मेरे बैंक में सीधा पैसा जमा कर दिया, मुझे बताया ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? हम भी प्लस करेंगे। मेरे बैंक से बैंक चार्जेस कट गए तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? हम भी स्टेटमेंट में माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस कट गए, हमें सोचना सिर्फ बैंक के बारे में। आज की क्लास के अंदर मेरे बैंक के अंदर बैंक में इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट हो गया, क्रेडिट का मतलब, तो हम भी स्टेटमेंट में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था, स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा था कि इंश्योरेंस का पैसा काट लेना टाइम आने पे, तो बैंक से एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर बैलेंस पैसे कट गए तो माइनस होगा, तो हम भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मेरे बैंक में मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो? हमारे पास जब ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो हम उस पैसे को ऐसी जगह पे लगा देते हैं या रख देते हैं जहां पे हमारे पैसे दुगना तिगना और आगे मल्टीप्लायर होता रहे। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, शेयर्स में पैसा लगा दिया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, या एसआईपी करवा लिया। कुछ वर्ड्स आपको अभी बहुत अजीब लगेगा, सब पढ़ोगे आप बिजनेस स्टडी में। तो मान लो मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, तो जो उस शेयर से मुझे फायदा होगा, क्या मुझे मुकेश अंबानी घर पे आएगा वो फायदा देने? नहीं आएगा। होगा क्या? वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो मेरे अकाउंट में अगर इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला है तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। मेरे बैंक से मोबाइल का किस्त यानी ईएमआई कट गया तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, यानी बहुत सारे रीजंस है हमारे जिसके वजह से हमारे पासबुक का बैलेंस प्लस भी हो रहा है, माइनस, और जो अगर पासबुक में माइनस है तो स्टेटमेंट में भी माइनस करेंगे, और पासबुक में प्लस है तो स्टेटमेंट में भी प्लस करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, मैंने चेक डिपॉजिट करवाया, मैंने 4 चेक डिपॉजिट करवाया या 2 चेक डिपॉजिट करवाया, दोनों चेक का वैल्यू था 4000, जिसमें से सिर्फ अभी 3000 रुपए ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। क्रेडिट का मतलब प्लस हुआ। मैंने कितने रुपए का चेक जमा करवाया? मेरे अकाउंट में कितना चेक है? यानी बैंक में कम पैसे आया, ज्यादा? माइनस में। कितने से? 1000 रुपए से। कितने से माइनस है? अगर मैं थोड़ा सेंटेंस को चेंज करूं, मैं बोलूं कि 3000 रुपए नॉट क्रेडिट टिल द डे या टिल द एंड ऑफ मंथ डे। तो इसका मतलब 3000 रुपए मेरे अकाउंट में अभी भी क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब 3000 रुपए अभी भी पैसे नहीं आए। नहीं आए तो आप बताओ हमारा जो डिफरेंस है या जो हमने गलती करी हुई है वो 3000 से करी है या फिर 4000 से, या डिफरेंस से? किससे करा है मैंने? देखो मैंने यहां पे क्या करा, 3000, इसमें क्या था, 4000 रुपए जमा करवाया, लेकिन बैंक में कितना आया? 3000।
आपने बोला 1,000 रुपए की गलती है। यहां पे बोलता हूं 4,000 जमा करवाया जिसमें से 3,000 बैंक में नहीं आए, नॉट क्रेडिट का मतलब 3,000 नहीं आए, तो गलती कितने से है? 3,000 से। डिफरेंस थोड़ी हुआ, तो गलती कितने से होगा हमारा? 3,000। तो चेक जमा करवाया बैंक में नहीं आया, तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस क्या होगा? माइनस या प्लस? माइनस। चेक मैंने इशू कर दिया लेकिन बैंक में पैसे नहीं निकले, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? प्लस। एक स्टूडेंट ने मेरे फी को डायरेक्ट बैंक में जमा करवा दिया, बताओ बैलेंस क्या होगा? बैंक का बैलेंस क्या होगा हमारा? प्लस होगा। यहां तक पॉइंट समझ में आया आपको? यानी काफी सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। चलो मैं उसी को यहां पे पुट कर देता हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग जो क्वेश्चन करेंगे ना, बेस किसको माना है? तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, इस वाले कॉलम में पॉजिटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव वाला पहले सीख रहे हैं। इसके बाद आप बताना प्लस होगा माइनस। मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। मैंने चेक दे दिया लेकिन मेरे बैंक से पैसा निकला नहीं, तो बैलेंस क्या होगा बैंक का? प्लस। तो हम किस कॉलम में लिखेंगे? प्लस वाले कॉलम में। थर्ड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बताओ? माइनस। फोर्थ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, बताओ? प्लस। सिंपल बैंक के बारे में सोचना है। फिफ्थ, इंटरेस्ट क्रेडिट इन बैंक, बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, बताओ? प्लस। क्रेडिट का मतलब बैंक में ही प्लस होता है। सिक्स, बैंक चार्ज, बैंक चार्ज क्या होगा स्टेटमेंट में? माइनस। मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखा, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि हम अगले जब बनाएंगे फॉर्मेट उसमें लिखेंगे। इसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते थे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, और भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते थे डिविडेंड रिसीव, बहुत सारे पॉइंट कर सकते थे, लेकिन मैंने सिंपल लिखा है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अब देखो करना क्या है, ध्यान से देखना। ये टोटल ना प्लस वाला मैक्सिमम चांसेस से ज्यादा हो, तो प्लस वाले टोटल को लिखा मैंने, इसी टोटल को उठा के इधर लिख देंगे। इसके बाद यहां बैलेंस निकलेगा, उसे लिखेंगे बैलेंस एज पर रिजल्ट। हम किस में बताएंगे? पास बुक। और ये इधर बैलेंस आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ और एंड हो गया हमारा बैलेंस एज पर। और बैलेंस एज पर पासबुक का कैसे आंसर निकालेंगे? इसका टोटल करेंगे, देन इस टोटल को इधर शिफ्ट करेंगे, इसके बाद हमारा यहां आ जाएगा बैलेंस एज पर। समझ में आया? इसके अंदर और भी पॉइंट आ सकता है, नहीं आ सकता? या इतना ही है? और भी आ सकता है। हम कौन सा सीख रहे हैं? बेस, बैलेंस एज पर कैश बुक। सोचना किसके बारे में? पासबुक। पासबुक को हम दूसरे वर्ड में बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पासबुक में अगर बैलेंस प्लस हो रहा है तो हम भी प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो। अगर पासबुक में बैलेंस आना था और नहीं आया, उसका मतलब भी होता है माइनस। आना था तो माइनस ही बोलूंगा। पासबुक से पैसा निकलना था लेकिन किसी रीजन से नहीं निकला, इसका मतलब हो रहा है हमारे पासबुक में प्लस, यानी बैलेंस बढ़ गया है। अब फटाफट एक बार फॉर्मेट नोट करिए, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके छुट्टी कर दूंगा मैं फटाफट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां क्वेश्चन में कहता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले सोचो, डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस। तो जो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोला, तो क्वेश्चन को स्टार्ट जो करना है, बोर्ड पे ध्यान देना, बैलेंस एज पर
शॉर्ट फॉर्म थोड़ा यूज करता हूं मैं, कैश बुक। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या है हमारा 15,000, तो प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे 15,000। सेकंड पॉइंट में देखें अगर, तो सेकंड पॉइंट में कहता है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक जमा तो करवाया लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, तो माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट अमाउंट 1,000। थर्ड एंट्री चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक मैंने दिया लेकिन मेरे बैंक से पैसा नहीं निकला, मींस प्लस। चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंट अमाउंट 1,500। लास्ट एंट्री में कहता है बैंक इंटरेस्ट, जब बैंक इंटरेस्ट लिखा हो ना सिर्फ, तो मान लेने का बैंक वालों ने ब्याज दिया है क्रेडिट, तो बैंक ने ब्याज दिया 200 रुपए, तो मेरे बैंक में पैसा आ गया होगा, तो लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट अमाउंट 200 रुपए प्लस में। अब टोटल का प्रोसेस भी देख लो, आप जल्दबाजी में बोलते तो हो कि सब आ गया, लेकिन फिर टोटल करने बैठते हो तो बोलते हो पता नहीं कैसे हो गया था। 15,000, 16,000, 700, और इसी टोटल को यहां लिखना है 16,000 और माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15,700, और इसके आगे लिखना है हमें बैलेंस एज पर पासबुक। ये वाला नोट करिए फटाफट क्वेश्चन।